ये वाला और ये वाला भी दोनों साउंड ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो यहाँ पे भी कोई पार्ट डिफरेंस नहीं है। हाँ, ये वाला साउंड एक तो यहाँ इतना डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल कर रहा है और इतना डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल कर रहा है। ये जो दोनों साउंड है ना, इसके बीच में पार्ट डिफरेंस कितना आएगा? 20 सेंटीमीटर। ये लेंथ और ये लेंथ मिला के 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। और हमें वो फ्रीक्वेंसी निकालना है जिसके लिए उसको मैक्सिमम इंटेंसिटी सुनाई दे रहा है। मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए पार्ट डिफरेंस को कितना होना चाहिए? एन लैम्डा। लैम्डा को लिख देंगे v बाय एफ। यहाँ से हमारा f आ जाएगा 400 n डिवाइडेड बाय 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये आ जाएगा 2000 n। अब n का वैल्यू 0 1 2 3 4 सारा वैल्यू डाल लेंगे, तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी आएगा वो आएगा पहला क्या 2000। अरे कुछ गड़बड़ किया गया मैंने। ओके, ये फ्रीक्वेंसी जो है वो 1000 नहीं है, 10,000 तक है। तो फ्रीक्वेंसी आएगा 2000, 4000, 6000 और 8000 और 10,000। ये सारी फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम इंटेंसिटी सुनाई देगा। विभू जी, हमें वो सारी फ्रीक्वेंसी निकालना है जिसके लिए इसको मैक्सिमम इंटेंसिटी सुनाई दे रहा है। तो उसके लिए हम सबसे पहले पार्ट डिफरेंस देखेंगे। एक साउंड ऐसे ट्रेवल कर रहा है, एक साउंड ऐसे ट्रेवल कर रहा है। यहाँ पे तो दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया, कोई पार्ट डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे भी कोई पार्ट डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे और यहाँ पे भी सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो कोई पार्ट डिफरेंस नहीं है। बस ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है, इसमें ऊपर वाला साउंड ने एक्स्ट्रा पार्ट ट्रेवल किया। दोनों का जो पाथ का लेंथ है उसका डिफरेंस 20 सेंटीमीटर आ गया। अब हमने पीछे पढ़ा था कि मैक्सिमम इंटेंसिटी सुनाई देना चाहिए, तो ये पार्ट डिफरेंस को एन लैम्डा के इक्वल होना चाहिए। तो मैंने इसको एन लैम्डा के इक्वल कर दिया, लैम्डा को वी बाय एफ लिख दिया, वहां से मेरा एफ आ गया। अब एन के अलग अलग वैल्यूज डाले, सारी फ्रीक्वेंसीज आ गई। हो गया। अब नेक्स्ट है एक और टर्म आता है कोहेरेंट सोर्स। ये दो सोर्स कोहेरेंट तब होते हैं जब उनका जो फेज डिफरेंस है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। अब एक्चुअली ये होता है कि
दो इंडिपेंडेंट सोर्स ना, कोई भी सोर्स होता है ना, उसका जो उससे कंटिन्यूअसली वेव निकलते रहता है, तो उसका जो इनिशियल फेज है ना वो कंटिन्यूअसली वैरी करते रहता है। तो दो अलग अलग सोर्स का जो इनिशियल फेज है वो टाइम के साथ वैरी करते रहता है, तो दो अलग अलग सोर्स कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकता। तो कोहेरेंट सोर्स कैसे बनाते हैं हम लोग जनरली एक ही सोर्स से दो सोर्स बना देते हैं, और वो एक ही सोर्स से दो सोर्स है तो उसका इनिशियल फेज डिफरेंस जीरो हो जाएगा। अब वो जीरो हो जाएगा तो फिर वो टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा क्योंकि वो हमेशा जीरो रहेगा, तो फिर वो कोहेरेंट सोर्स होगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में मैंने किया था, इस क्वेश्चन में इस डिटेक्टर के लिए दो सोर्स है, एक तरह से दोनों एक ही सोर्स से बना है, तो फिर इनिशियल फेज डिफरेंस जीरो है, वो टाइम के साथ वेरी नहीं हो रहा है, तो फिर वो कोहेरेंट है। तो अलग अलग सोर्स कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते, और हमें इंटरफेरेंस ऑब्जर्व करने के लिए सोर्स कोहेरेंट चाहिए। अगर सोर्स कोहेरेंट नहीं है तो फिर हम इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ये फेज डिफरेंस चेंज होते रहेगा कंटिन्यूअसली के साथ। किसी को कोई डाउट है? नो सर। फिर नेक्स्ट एक और क्वेश्चन। दो सोर्स है S1 और S2, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है 3 मीटर। यहाँ पे एक पॉइंट है एग्जैक्टली इसके राइट में, पॉइंट पी, ये जो है 4 मीटर के डिस्टेंस पे है। ये दोनों सोर्स से साउंड निकल रहा है, उस साउंड का फ्रीक्वेंसी है 110 हर्ट्ज, साउंड का वेलोसिटी है 330 मीटर पर सेकंड, और S1 से जो साउंड निकल रहा है उसका इंटेंसिटी यहाँ पे I0 है, और S2 से जो साउंड निकल रहा है उसका इंटेंसिटी यहाँ पे 4I0 है। और S1 से जो साउंड निकल रहा है उसका इनिशियल फेज जीरो है, और S2 से जो साउंड निकल रहा है उसका इनिशियल फेज पाई है। तो यहाँ पे जो साउंड पहुंचेगा उसका इंटेंसिटी कितना होगा ये निकालना है। मैं एक बार क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। दो सोर्स है S1 S2 जिसके बीच में डिस्टेंस 3 मीटर है, S1 के जस्ट राइट में एक पॉइंट है 4 मीटर के डिस्टेंस पे, उस पॉइंट का इंटेंसिटी बताना है। बाकी डेटा गिवन है कि S1 वाले सोर्स का इनिशियल फेज इतना है, S2 वाले सोर्स का इनिशियल फेज इतना है, इंटेंसिटी इतना इतना है, फ्रीक्वेंसी इतना है, वेलोसिटी इतना है।
आज तो कोई आंसर ही नहीं करता है। किसी का आंसर आया? नहीं, चलो अब मैं बताता हूँ। फिर से वही। पहले तो हम लोग इंटरफेरेंस हो रहा है क्योंकि इस पॉइंट पे दो साउंड आ रहा है, एक तो ऐसे आ रहा है, दूसरा ऐसे आ रहा है। इस साउंड ने 4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया और इस साउंड ने 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। इस दोनों साउंड के बीच का हम लोग फेज डिफरेंस निकालेंगे। वो होगा माइनस ए डेल्टा एक्स। के को लिख देंगे 2 पाई बाय लैम्डा, लैम्डा को लिख देंगे वी बाई एफ। ये तो मैंने के लिख दिया इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स मतलब x2 माइनस x1 प्लस डेल्टा फाइव। डेल्टा फाइव मतलब फाइव टू माइनस फाइव। ये हमारा फेज डिफरेंस आ जाएगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे हम। ये आ गया हमारा पाई/3। अब फेज डिफरेंस आ गया तो हम लोग इंटेंसिटी निकाल लेंगे। इंटेंसिटी होगा I1 प्लस I2 प्लस 2√I1I2 cos फाइव। सारा वैल्यू डाल देंगे। मैम सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। I0 प्लस 4I0 प्लस ये हो जाएगा 2I0 पूरा का वैल्यू, और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से 4I0 और cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है हाफ। ये आ जाएगा 7I0।
हो गया? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। इसमें है एक तो फ्रॉम रिजिड एंड या डेंसर मीडियम। ये हम लोगों ने स्ट्रिंग वेव में जैसे पढ़ा था वैसे ही है। चलिए दूसरा है फ्रॉम ओपन एंड रेयर मीडियम। अब एक साउंड वेव है, वो अगर रिजिड एंड से रिफ्लेक्ट हो रहा है ये एस के लिए कर रहा है डिस्प्लेसमेंट वेव के लिए, तो फिर इस रिजिड एंड में जो साउंड का लेयर है वो तो मूव नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे रिजिड एंड है। अब साउंड का लेयर मूव नहीं कर सकता है तो उसका एस हमेशा क्या रहेगा? जीरो रहेगा। जीरो रहेगा मतलब नोड रहेगा। अब एस अगर नोड है तो फिर अगर इंसिडेंट वेव ऐसा है तो रिफ्लेक्टेड वेव को उल्टा होना पड़ेगा तभी जाके वो यहाँ पे नोड बनाएगा। अब रिफ्लेक्टेड वेव ऐसा है मतलब इसमें पाई का फेज चेंज होगा। इनिशियल मतलब आने वाला वेव का इनिशियल फेज जीरो है तो जब रिफ्लेक्ट होगा तो इनिशियल फेज कितना हो जाएगा? पाई। क्योंकि वो जो रिजिड एंड वाला पॉइंट है उसका एस हमेशा जीरो होना चाहिए। तो प्रेशर वेव में देखेंगे तो फिर अगर इस रिजिड एंड से साउंड रिफ्लेक्ट हो रहा है तो क्योंकि ये यहाँ पे फिक्स्ड है आगे पीछे नहीं जा सकते तो यहाँ का जो प्रेशर होगा ना वो मैक्सिमम होगा। मतलब प्रेशर का एंटी नोड बनेगा। यहाँ पे प्रेशर सबसे ज्यादा होगा ऑब्वियसली। यहाँ पे जब साउंड आएगा तो यहाँ पे प्रेशर सबसे ज्यादा होगा, प्रेशर का एंटी नोड होगा। प्रेशर एंटी नोड होगा इसका मतलब इंसिडेंट वेव अगर ऐसा है तो रिफ्लेक्टेड वेव को भी ऐसा ही होना पड़ेगा, तभी वो मिलके एंटी नोड बनाएंगे। अब रिफ्लेक्टेड वेव अब दोनों सेम है मतलब कोई फेज चेंज नहीं होगा। अगर आने वाला वेव का इनिशियल फेज जीरो है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद भी इनिशियल फेज जीरो ही रहेगा। यहाँ पे कोई फेज चेंज नहीं होगा। तो ये हमें याद रखना है कि रिजिड एंड से डिस्प्लेसमेंट वेव का अगर इक्वेशन देख रहे हैं तो उसमें पाई का फेज चेंज आता है। प्रेशर वेव का इक्वेशन देख रहे हैं तो उसमें कोई फेज चेंज नहीं होता है। और ओपन एंड में पूरा उल्टा होता है। अगर ये ओपन एंड है यहाँ पे जो साउंड का डेंसिटी यहाँ पे जो हवा का डेंसिटी होगा बाहर जो हवा का डेंसिटी है वो डिफरेंट होगा। तो इस दोनों को अलग अलग मीडियम मानेंगे। तो यहाँ पे जब साउंड ऐसे आएगा तो वो दूसरे मीडियम में जा रहा है तो रिफ्लेक्ट भी होगा। रिफ्लेक्ट होगा तो अब ये ओपन एंड है तो यहाँ पे एस का एंटी नोड बनेगा। मतलब अगर इंसिडेंट वेव का इनिशियल फ्रीक्वेंसी जीरो है तो यहाँ इसका भी इनिशियल फ्रीक्वेंसी जीरो होगा, एग्जैक्टली उल्टा होगा। और प्रेशर वेव का यहाँ पे नोड बनेगा। आने वाला वेव का इनिशियल फ्रीक्वेंसी जीरो है तो वापस आने वाला वेव का इनिशियल फ्रीक्वेंसी पाई का होगा।
सर फर्स्ट वाला वापस समझाइए ना। फर्स्ट वाला, अगर रिजिड एंड है तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जो एयर का लेयर होगा वो मूव नहीं कर सकता है क्योंकि आगे रिजिड एंड है। तो फिर एस का यहाँ पे नोड रहना पड़ेगा। एस का नोड तब बनेगा जब इंसिडेंट वेव और प्रेशर, मतलब इंसिडेंट जो वेव है और रिफ्लेक्टेड वेव है वो ऐसे उल्टा है, तब जाके यहाँ पे नो बनेगा। उल्टा है मतलब पाई का फेज चेंज हो रहा है। और यहाँ पे प्रेशर, अब क्योंकि ये रिजिड एंड है तो यहाँ का प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। प्रेशर सबसे ज्यादा है तो मतलब यहाँ पे प्रेशर का एंटी नोड बनेगा। वो तब बन पाएगा जब इंसिडेंट वेव और प्रेशर वेव दोनों सेम डायरेक्शन में है, मतलब कोई फेज चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है। हाँ सर। तो नेक्स्ट है हमारा लॉन्जिट्यूडल। स्टैंडिंग वेव। ये वही है जैसे हमने स्ट्रिंग में स्टैंडिंग वेव पढ़ा था, वैसे साउंड में भी स्टैंडिंग वेव होता है। इसमें वही वाइब्रेशन ऑफ एयर कूलम। इसमें फर्स्ट केस क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। उसमें भी सबसे पहले फंडामेंटल मोड। तो ये एक ऑर्गन पाइप है जो कि एक साइड से क्लोज्ड है और एक साइड से ओपन है। इसमें स्टैंडिंग वेव बनेगा क्योंकि जो जो अगर यहाँ से मैंने साउंड वेव जनरेट किया तो वो साउंड वेव, यहाँ से अगर मैंने साउंड वेव जनरेट किया तो साउंड वेव जाएगा फिर वापस रिफ्लेक्ट भी होगा और ये दोनों वेव मिलकर एक स्टैंडिंग वेव बनाएगा। उसमें हमें फंडामेंटल मोड देखना है। तो फंडामेंटल मोड देखना है तो इसमें दो फिगर होगा, एक एस का और एक पी का। फंडामेंटल मोड में सबसे मिनिमम नंबर ऑफ लूप बनते हैं। अब एस का अगर देखना है तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का नोड होना पड़ेगा क्योंकि डिस्प्लेस तो हो नहीं सकते एयर का लेयर। यहाँ पे सबसे ज्यादा डिस्प्लेस हो सकता है तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड होगा। तो अगर मैं मिनिमम फ्रीक्वेंसी का स्टैंडिंग वेव यहाँ पे बनाऊँ, मिनिमम नंबर ऑफ लूप्स बनाऊंगा तो वो ऐसा बनेगा। प्रेशर का एग्जैक्टली उल्टा होगा। प्रेशर यहाँ पे सबसे ज्यादा होगा तो प्रेशर का एंटी नोड बनेगा और यहाँ का प्रेशर सबसे कम होगा तो प्रेशर का नोड बनेगा। तो प्रेशर का वेव ऐसा होगा। बाकी वही है जो हम लोगों ने स्ट्रिंग वेव में किया था। यहाँ पे ऐसे ये लेंथ एल है, वैसे लेंथ लैम्डा बाय 4 है, तो लैम्डा बाय 4 इज इक्वल टू एल, सो लैम्डा इज इक्वल टू 4 एल, सो एफ इज इक्वल टू बी बाय लैम्डा। लैम्डा का वैल्यू डालेंगे बी बाय 4 एल। ये हमारा है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब इसको हम फर्स्ट हार्मोनिक में गाएंगे।
कॉपी हो गया? हाँ सर। नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट वर्ड टूल। फर्स्ट वर्ड टूल में फंडामेंटल से एक स्टेप आगे लेके जाएंगे। तो अगर मैं सिर्फ प्रेशर का बनाऊं तो प्रेशर का यहाँ पे एंटी नोड होगा और यहाँ पे नोड होगा, और फंडामेंटल में तो ऐसा होता है। तो हमें यहाँ पे नोड ही रखना है, तो एक स्टेप आगे ले जाएंगे, ये फिगर बन जाएगा। ये लेंथ ऐसे एल है, वैसे ये लेंथ है 3 लैम्डा बाय 4। हो जाएगा वी बाय लैम्डा, लैम्डा निकाल देंगे, ये आ जाएगा 3f, मतलब थर्ड आर्म हो गया। हो गया सर। ठीक है, ऐसे ही एन तो बटन निकाल लेंगे हम, वही सेम होगा। मतलब बेसिकली ये जो आया ना हमारा क्लोज ऑर्गन पाइप, ये स्ट्रिंग में किसके जैसा है? स्ट्रिंग में हमने निकाला था ना फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वी बाय 4 आया था, और फर्स्ट ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी 3f नॉट आया था, थर्ड हार्मोनिक का। ये स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड है कि भी एट था? स्ट्रिंग फ्री एट के जैसा है, एग्जैक्टली सब सेम है, सारा फॉर्मूला सेम है, बस फिगर अलग बन रहा है, बाकी फॉर्मूला वार्मूला कंसेप्ट सब कुछ एग्जैक्टली वैसे ही है। तो मैं वो पूरा सब सेकंड ओवरटोन nth ओवरटोन ये सब डिराइव नहीं कराऊंगा, क्योंकि वो एग्जैक्टली सेम है उसका डेरिवेशन। ठीक है, नेक्स्ट है ओपन ऑर्गन पाइप। इसमें ये ऑर्गन पाइप दोनों जगह से ओपन है, और इसमें भी अगर हम लोग फंडामेंटल मोड का फिगर बनाएंगे तो प्रेशर का यहाँ पे फिर से एंटी नोड होगा, प्रेशर का यहाँ पे नोड होगा, यहाँ पे भी प्रेशर का नोड होगा, ये प्रेशर ओपन एंड है तो प्रेशर मिनिमम होगा, तो ऐसा फिगर होगा। एफ हो जाएगा वी बाय लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू डाल देंगे, और ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है।
हो गया सर। हो गया। इसका भी वही है, इसका भी अब मैं आगे नहीं कराऊंगा, फर्स्ट ओवरटोन सेकंड ओवरटोन वही सेम आएगा। ये बेसिकली किसकी तरह आ रहा है, स्ट्रिंग में स्ट्रिंग फिक्स्ड एडबोर्डेड। सेम फॉर्मूला सेम कंसेप्ट सब कुछ सेम है। इसका मैं फर्स्ट ओवरटोन करा देता हूँ। फर्स्ट ओवरटोन में अगर मैं प्रेशर वेव का बनाऊंगा तो प्रेशर का यहाँ पे नोट रहना पड़ेगा और यहाँ पे भी नोट रहना पड़ेगा। तो फंडामेंटल में तो एक लूप ऑलरेडी आ चुका है, तो फर्स्ट ओवरटोन में एक लूप ज्यादा आएगा, तो ऐसा होगा। ये लेंथ ऐसे एल है और ऐसे है लैम्डा पर लैम्डा लैम्डा इज इक्वल टू एल, एफ इज इक्वल टू वी बाय लैम्डा। लैम्डा को एल डाल देंगे, टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, ये एफ नॉट होता है, तो ये हमारा 2 एफ नॉट आएगा। सेकेंड हालत देखिए, हाँ सर। फिर इसमें एक टॉपिक होता है एंड करेक्शन। एक्चुअल में क्या होता है कि वो जो हमने पढ़ा ना कि वो प्रेशर का अगर मैं देखूंगा, ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, ये ओपन ऑर्गन पाइप है, तो हमने ये देखा था ना, ये प्रेशर का यहाँ पे नोड बनता है, तो एक्चुअल में ओपन एंड में पूरा एग्जैक्टली वहां नहीं बनता है, उससे थोड़ा सा बाहर बनता है। ये सिर्फ ओपन एंड में होता है। ओपन एंड में जो प्रेशर का नोड बनता है वो थोड़ा सा बाहर की तरफ बनता है। ये जो पार्ट है ना, जितना ये बाहर बन रहा है, इसी को हम कहते हैं एंड करेक्शन। ये जो एंड करेक्शन है, इसका वैल्यू होता है 0.6 इंटू आर। यहाँ पे आर इस ऑर्गन पाइप का रेडियस है।
या फिर 0.3 इंटू डी, यहाँ पे डी इस ऑर्गेन पाइप का डायमीटर है। ये एंड करेक्शन होगा। मतलब हमने जितना भी फॉर्मूला डिराइव किया ना, उसमें क्लोज्ड ऑर्गेन पाइप का जो लेंथ हमने एल लिया था, वो एल नहीं लेके हमें, अगर मैं एंड करेक्शन भी काउंट कर रहा हूँ, तो कितना लेना पड़ेगा? कितना लेना पड़ेगा? एल प्लस ई, जिसमें ई का वैल्यू है 0.68। और अगर ओपन ऑर्गन पाइप है तो उसका लेंथ यहाँ से भी बड़ा लेना पड़ेगा, यहाँ से भी बड़ा लेना पड़ेगा। तो उसका जो हमें लेंथ लेना पड़ेगा वो एल प्लस 2 लेना पड़ेगा। जब ई का वैल्यू डालेंगे तो 1.2 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे जो हमने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी डिराइव किया था, V/4L आया था, जहाँ पे L की जगह में L, अगर मैं एंड करेक्शन भी काउंट कर रहा हूँ तो L की जगह मुझे लेना पड़ेगा L प्लस 0.6R। और यहाँ पे जो हमने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी डिराइव किया था वो आया था V/2L, जहाँ पे L की जगह ये नया लेंथ लेना पड़ेगा L प्लस 1.2R। सर हाँ सर जब पेपर में एक क्वेश्चन में मेंशन करेगा कि अगर इफ ये है एंड करेक्शन, हाँ मेंशन करेगा। अगर मेंशन, हाँ अगर मेंशन नहीं किया है, अगर ऑर्गन पाइप का रेडियस दिया है, अगर रेडियस दिया है तो फिर एंड करेक्शन लेना ही, क्योंकि रेडियस का काम ही वो है। और फिर कुछ ना कुछ ऐसा लैंग्वेज में मेंशन किया होगा, कुछ ना कुछ क्वेश्चन में ऐसे मेंशन किया होगा जिससे तुमको समझ में आएगा कि तुम्हें एंड करेक्शन लेना है कि नहीं लेना है। बहुत बार निकल कर देते हैं और लेते भी हैं। एक सेकंड। हाँ कॉपी हो गया? हाँ सर। तो ये स्टैंडिंग वेव वाला टॉपिक साउंड वेव में खत्म हो गया। ये एग्जैक्टली स्प्रिंग वेव में जो था उसी से सिमिलर है, कुछ नया नहीं है। अब ये जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बीट्स का। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है। मैं कोशिश करता हूँ आज हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूँगा इसको।
ये कॉपी करो। When two sound waves of same amplitude and slightly different frequency superimpose, then intensity at any point in space varies periodically with time. This effect is called as speed. हम लोग समझेंगे अभी, कॉपी कर इसका डेफिनेशन। इसको समझने के लिए बहुत कुछ है, टफ है, पर इसका लास्ट में एक फॉर्मूला डिराइव होता है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन उस फॉर्मूले से हो जाता है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, बट इसका जो डेरिवेशन है और समझना वो बहुत टफ है। तो ऐसे सुन लो, याद रखना, ऐसे सुन लो, याद रखना जरूरी नहीं है। हो गया सर। Yes. हम लोग इसको समझते हैं, लेकिन ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों को जानना, बट सुन लो बस। हमारे दो साउंड वेव है, एक साउंड वेव का इक्वेशन है और दूसरा साउंड वेव का इक्वेशन है। ये दोनों साउंड वेव सुपर इम्पोज हो रहे हैं, और मान लेते हैं कि एक बार के एक्स इक्वल टू 0 पे सुपर इम्पोज हो रहे हैं। वहां पे जो नेट प्रेशर होगा वो दोनों का सम हो जाएगा। अब उस पॉइंट एक्स 0 है तो उसको एक्स को 0 डाल देंगे, वहां का नेट प्रेशर हो जाएगा पी नॉट, ये दोनों को सम कर देंगे और एक्स को 0 डाल देंगे। तो वहां का नेट प्रेशर का इक्वेशन इतना आ जाएगा। कॉपी कर लेना, एक बार सुन लो। अब यहाँ पे पहले हम लोग साइन सी प्लस साइन बी लगा देंगे, हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। और आएगा cos c माइनस डी बाई 2। इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख रहा हूँ, cos वाला टर्म को मैं पहले लिख देता हूँ,
और साइन बड़ा करना बात करते हैं। इसका कॉपी कर लो। कॉपी हो गया। अब ये जो हमारा रिजल्टेंट साउंड वेव का इक्वेशन आया, ये देखो दो तरीके से वैरी हो रहा है। एक तो ये वाला इस तरीके से और ये वाला तरीके से, दो तरीके से वैरी हो रहा है। अब ये जो हमारा इसका वैल्यू होने का फ्रीक्वेंसी आ रहा है, वो आ रहा है f1 माइनस f2/2। अब ये f1 f2 ना स्लाइटली डिफरेंट, ये जो फ्रीक्वेंसी आ रहा है ये बहुत लो आ रहा है। मतलब ये बहुत स्लोली चेंज होगा, इसका फ्रीक्वेंसी बहुत लो है। और ये वाला जो हमारा फ्रीक्वेंसी आ रहा है ये हाई आ रहा है इसके कंपैरिजन में, इससे कंपेयर करेंगे तो ये हाई होगा। मतलब ये काफी फास्टली चेंज हो रहा है। ये कॉपी हो गया। हाँ सर। अब ये जो रिजल्टेंट साउंड वेव है ये दोनों तरीके से वेरी कर रहा है, ऐसे भी कर रहा है और ऐसे भी कर रहा है। तो हम दोनों को पहले अलग अलग देखते हैं। तो पहले हम लोग सिर्फ ये वाला देखते हैं, इसका ग्राफ कैसा होगा। तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा जो कि लो फ्रीक्वेंसी है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। ये इसका मैक्सिमम वैल्यू आएगा 2p0 और ये इसका मिनिमम वैल्यू आएगा -2p0 और ये फ्रीक्वेंसी लो है। और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टाइम होगा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम वो टोटल टाइम पीरियड का आधा होगा। तो ये टोटल टाइम पीरियड होता है 1 by फ्रीक्वेंसी। ये आधा नहीं होगा, 1/4 होगा, सॉरी।
क्योंकि ये 1/4 वेव है ना, तो टोटल टाइम पीरियड होगा 1/फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी है हमारा f1 माइनस f2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये तो टाइम पीरियड है, यहाँ से यहाँ तक जो टाइम है वो p/4 है, तो डिवाइड बाय 4 करेंगे तो पूरा 2 और 4 कैंसिल होके नीचे 2 बचेगा। तो यहाँ का टाइम कितना होगा? ये वो लो फ्रीक्वेंसी वाला है, ये वाला जो है इसका मैंने ग्राफ ड्रॉ किया। अब मैं हाई फ्रीक्वेंसी वाला का ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। हाई फ्रीक्वेंसी बहुत फास्टली वेरी कर रहा है, उसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। इसका फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, ये ऐसे वेरी करेगा। लेकिन ये जो रिजल्टेंट साउंड वेव है इसमें ये भी है, ये भी वेरी हो रहा है और ये भी वेरी हो रहा है, दोनों साइमल्टेनियसली वेरी हो रहा है। तो अगर मैं दोनों को साथ में दोनों का ग्राफ बनाऊंगा ना, तो वो रिजल्टेंट ग्राफ कुछ ऐसा होगा। रिजल्टेंट ग्राफ ऐसा होगा। ये हमारा रिजल्टेंट जो पी नेट है उसका ग्राफ है। ये दोनों साइमल्टेनियसली होगा, दोनों को एक साथ सुपर इम्पोज कर दिया मैंने। यहाँ तक हो गया? सर अब देखो यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम कितना होगा, इसका डबल हो जाएगा। ये टाइम आएगा 1/f1 माइनस f2, इसका डबल हो जाएगा। तो एक बार मैक्सिमम सुनाई दिया, वापस का मैक्सिमम सुनाई देगा कितने टाइम के बाद, 1/f1 माइनस f2। जो रिजल्टेंट साउंड होगा ना वो हमें कैसे सुनाई देगा? रिजल्टेंट साउंड का पहले इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, फिर कम हो के ऑलमोस्ट जीरो हो गया, फिर बढ़ के फिर से मैक्सिमम हो गया, फिर कम हो के फिर से जीरो हो गया, फिर मैक्सिमम हो गया। तो कहीं पे भी हम खड़े रहेंगे ना तो हमें साउंड ऐसा सुनाई देगा, पहले इंटेंसिटी ज्यादा होगा, फिर धीरे धीरे कम होकर जीरो हो जाएगा, फिर बढ़ेगा, फिर कम होगा। इस कंसेप्ट को कहते हैं बीट। और ये जो मैक्सिमम सुनाई देने का फ्रीक्वेंसी है ना, इस फ्रीक्वेंसी को कहते हैं हम लोग बीट फ्रीक्वेंसी। बीट फ्रीक्वेंसी मतलब कितने फ्रीक्वेंसी के बाद हमें मैक्सिमम सुनाई दे रहा है। तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम सुनाई देने का टाइम कितना लग रहा है, ये टाइम पीरियड है। तो बीट फ्रीक्वेंसी जो होगा ये बेसिकली बीट सुनाई देने का टाइम पीरियड है, क्योंकि हर इतने टाइम बाद हमें बीट सुनाई देगा। बीट मतलब ये मैक्सिमम, तो ये टाइम पीरियड है जिसके बाद हमें बीट सुनाई दे रहा है।
बीट फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, वो टाइम पीरियड का इनवर्स। बस इसको यहाँ डाल देंगे तो ये आ जाएगा f1 माइनस f2। ये हमारा बीट फ्रीक्वेंसी है, इसमें मॉड लग जाता है। तो जब दो साउंड वेव है उसका फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट है, तो किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट में हमें जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देता है वो वेरी करते रहता है, कभी मैक्सिमम, फिर थोड़ी देर बाद मिनिमम, फिर मैक्सिमम। वो जो हमें मैक्सिमम सुनाई देने का फ्रीक्वेंसी है, किस फ्रीक्वेंसी से मैक्सिमम सुनाई दे रहा है, उसको हम लोग कहते हैं बीट फ्रीक्वेंसी, जो कि मॉड ऑफ f1 माइनस f2 होता है। ये पूरा डेरिवेशन आप लोगों को जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये मॉड ऑफ f1 माइनस f2 वाला फॉर्मूला याद रखोगे ना, उतना ही बहुत। ठीक है, हाँ सर, हो गया। इसमें थोड़ा थोड़ा और भी टॉपिक बचे हैं, मैं थोड़ा चीज और भी बताना है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कॉपी हो गई? हाँ सर। सर एसएचएम का एक्सरसाइज 3 बचा है, वो कब डिस्कस करना है? ठीक है, चलो बाय फिर। सर एक सेकंड, मुझे आवाज नहीं आ रही तुम लोगों की, एक सेकंड रुको। हाँ बोलो। सर एसएचएम का एक्सरसाइज 3 डिस्कशन बचा है। हाँ मैं भी होमवर्क दे देता हूँ, एक क्लास डिस्कस करना चाहता हूँ। और कुछ डिस्कस करना है? होमवर्क है आप लोगों का एसएचएम एक्सरसाइज 3 और अभी तो क्या बोल रहे हो? सर भाई होमवर्क है, बता पूछो। चलो फिर, ओके बाय। बाय सर।